मेनली अगर ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में अगर देखा जाए तो देखेंगे यहाँ पर कि कितने तरह से मेन जो तरीका होता है रेजिस्टेंस को ग्रुप करने का वो दो ही होता है, जो कि आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़े होंगे, लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज पहले और उसके बाद पैरेलल में रेजिस्टेंस इन सीरीज, और दूसरा जो होगा वो कैसा होगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेन जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि देखो यहाँ पर जो करंट आप सप्लाई करोगे, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे अगर मान लिया जाए ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, अब इस वोल्टेज सोर्स से जो सप्लाई करोगे आप, तो दोनों जितने भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे सारे में क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनके अक्रॉस, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनके अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया रहता है। तो बेसिक डिफरेंस जो देखा जाए तो यही रहता है। अगर यहाँ पर V वोल्टेज सप्लाई किए हो तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस R1 और नीचे वाले रेजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं अगर, तो ऊपर में जितना वोल्टेज सप्लाई हुआ इन दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसको भी मिल रहा है और इसको भी मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोनों के केसेस में, ठीक है ना। देखो इसमें लिखेंगे कि करंट इज सेम इन बोथ द केसेस, करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस, करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम होता है, और इस केस में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस। तो मेन अंतर ये है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले सीरीज का देखते हैं और फिर पैरेलल का देखते हैं अलग अलग करके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये वोल्टेज आप यहाँ पर ये स्विच हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर V वोल्टेज है, यहाँ पर करंट I सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे ले लेते हैं R2, यहाँ पे ले लेते हैं R3, ठीक है। अब जो करंट आप सप्लाई करो सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, सब जगह होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जितना वोल्टेज आप यहाँ पे सप्लाई करोगे, जितना वोल्टेज आप यहाँ पे सप्लाई करोगे उसका कुछ पार्ट जो है इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, कुछ पार्ट जो है इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, और कुछ पार्ट जो है इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, ठीक है ना। सच दैट जो वोल्टेज V होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब एज क्योंकि यहाँ पर I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट सबके अक्रॉस फ्लो कर रहा होगा। तो ओम्स लॉ के थ्रू अगर देखा जाए तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है V1 उसका वैल्यू कितना होगा, I टाइम्स R1, है ना। सिमिलरली V2 बराबर क्या हो जाएगा, I टाइम्स R2, और V3 इज इक्वल टू कितना होगा, I टाइम R3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 10th क्लास में भी आप पढ़े हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि इन तीन रेजिस्टेंस के बदले में एक रेजिस्टेंस लगाना, तीन रेजिस्टेंस के बदले में एक रेजिस्टेंस लगाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट करने का मतलब ये है कि अगर आप इस सर्किट में भी अगर V वोल्टेज से जितना वोल्टेज इधर अप्लाई किए उतना ही वोल्टेज अगर यहाँ पर भी अप्लाई करते हो, तो जितना करंट इधर जा रहा है उतना ही करंट इधर फ्लो करना चाहिए, ठीक है ना। इतना ही करंट फ्लो कराने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा उसके बारे में हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर भी हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर भी इक्वेशन क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू I टाइम्स R इक्विवेलेंट, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यू क्या करोगे, आप पुट करोगे, तो V इज इक्वल टू I R1, ठीक है, I R2 प्लस I R3, है ना। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कर लेंगे, और इधर क्या होगा, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पर ये फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो, दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर लेना है। तो सिंपल हो जाएगा I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I
टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर मोर देन वन रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर R इक्विवेलेंट हो जाता है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल Rn, ठीक है। मतलब समेशन ऑफ Ri और 1 से n तक ऐसे कर सकते हैं हम लोग जस्ट, ठीक है ना। चलो अब यहाँ तक ये बात समझ आ गया। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अभी सीखना बाकी है, ठीक है। अब यहाँ तक सीखने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग ये सीखते हैं कि वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ है, वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ है वो उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग V1 इज इक्वल टू क्या देखे थे, IR1, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर अगर मान लिया जाए ऐसे, अगर मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ था, दो रेजिस्टेंस यहाँ था, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ था, यहाँ पर R1 था, यहाँ पर R2 था, यहाँ पर R3 था, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज ऐसे सप्लाई था, ठीक। अब इससे क्या जा रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3, करेक्ट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया। अब उसके, अब उस R इक्विवेलेंट निकालने के बाद करंट सर्किट में कितना हो जाएगा, तो V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, दैट मींस V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज हम लोग ये देखेंगे कि अगर इसके क्रॉस अगर V1 वोल्टेज अप्लाइड है और इसके क्रॉस अगर V2 वोल्टेज अप्लाइड है और इसके क्रॉस अगर V3 ये वोल्टेज अप्लाइड है, तो V1 बराबर क्या लिखोगे तुम, तो I टाइम्स R1, और I का वैल्यू तुम ये वाला पुट करने वाले हो। तो यहाँ पर V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। तो अगर देखा जाए V1 बराबर तो क्या है, ऊपर में R1 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या, R इक्विवेलेंट इंटू V। उसी तरीके से V2 जो होगा वो कितना होगा, R2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इंटू V। उसी तरीके से V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R3 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट डिवाइडेड इंटू V। तो इस तरीके से वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है सारे के क्रॉस, वो हम लोग यहाँ पर अभी देख लिए, करेक्ट। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, फिर से वही काम करते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ, करेक्ट। यहाँ R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3, ठीक। यहाँ पर फिर से सेम सर्किट। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर I करंट है, ये वोल्टेज है। अब अगर देखा जाए कि इस सिचुएशन में लेट से यहाँ पर इसके क्रॉस जो पावर कंजम्पशन हो रहा है उसको P1 मानते हैं, इसके क्रॉस जो पावर कंजम्पशन हो रहा है उसको P2 मान रहे हैं, और यहाँ पर P3 जो है इसके क्रॉस, तो P1, P2, P3 ये सब क्या है, पावर कंजम्पशन, ठीक है ना, पावर कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन की अगर हम बात करेंगे तो किसके क्रॉस ज्यादा पावर होगा, कंज्यूम होगा, किसके क्रॉस कम पावर कंज्यूम होगा। तो उसमें देखो दो फॉर्मूला हमारे पास आता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर हम तीनों में कंपैरिजन करना है तो हम लोग को ये लेकर के चलना होगा या ये लेकर चलना होगा, ये सोचते हैं हम लोग। तो देखो सीरीज में अगर देखा जाए तो क्या होता है, करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जब करंट कांस्टेंट होता है तो हम लोग को यही लेकर के चलना होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर करंट तो है कांस्टेंट, दैट मींस यहाँ पर कह सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका उसके क्रॉस पावर कंजम्पशन ज्यादा। तो P1 इज टू P2 इज टू P3 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 इज टू R2 इज टू R3, है ना। तो इस तरीके से मैटर करता है, जिसके ये चीज कब होता है, जब सीरीज में होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सेम चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हो, वहां पर देखेंगे क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें हो गई जहां पर जो कि हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन में देखना था, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीज है, ये सब तो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। आगे देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर इस तरीके का सर्किट रहेगा, एक रेजिस्टेंस ऐसे, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे और तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है। और तीनों जो है वो यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज V है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर रेजिस्टेंस R2, यहाँ पर रेजिस्टेंस R3, है ना।
तीनों सब जगह। अब जो भी करंट यहाँ से सप्लाई होगा वो यहाँ पर इस पॉइंट पे जंक्शन पे तीनों भाग में, तीनों पार्ट में लाइक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर, कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर, कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो वी ए बी जो होगा, वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी जो होगा वो वी के बराबर होगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में वोल्टेज अक्रॉस each resistance इज सेम। यहाँ पर करंट सेम नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है ना, ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है। अब देखो इस सिचुएशन में भी क्या करते हैं हम लोग, आर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है कि मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाइए, सच दैट कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ पर, जितना वोल्टेज यहाँ सप्लाई करे उतना ही वोल्टेज यहाँ सप्लाई करे, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो करे। करेक्ट। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो क्या देखेंगे कि जो आई अमाउंट ऑफ करंट आप फ्लो कराए थे वो तीन पार्ट में बट गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। करेक्ट। चलो अब हम लोग अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो वोल्टेज जो सप्लाई किए दैट विल बी इक्वल टू I1 इंटू R1, है ना। फिर सेकंड में जो होगा वोल्टेज जो सप्लाई किए वो इस तरीके से ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, I1 I2 इंटू R2, V इज इक्वल टू I3 इंटू R3। तो यहाँ से I1 I2 I3 का वैल्यू हम पुट कर निकाल सकते हैं। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 बाई R1। यहाँ पर I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 अपॉन R3। करेक्ट। तो यहाँ पर आप पुट कर दो तो V सब में अच्छा देखो यहाँ पर V1 V2 V3 सब क्या है, सेम है। यहाँ पर V1 V2 और V3 क्या है, सेम है। तो V को हम कॉमन ले रहे हैं, इसके अलावा जो रिजल्ट मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है। अब इस सर्किट में भी अगर जो I करंट है, I बराबर क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू I टाइम्स R इक्विवेलेंट। करेक्ट। तो यहाँ से V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I हो जाएगा। तो यहाँ पर I का वैल्यू आप यहाँ पर ऐसे V अपॉन R इक्विवेलेंट पुट करोगे तो ये V और V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है वो कितना आ जाता है, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन R1 R3 एंड सो ऑन टिल 1 बाई Rn। ठीक है। तो इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट निकालते हैं। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं इसमें। और ये चीज तो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे, है ना। अगर जैसे अगर मान लो n इक्वल रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड हो, n इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो वहां पर R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा R अपॉन n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लो दो रेजिस्टेंस होगा तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 बाई R प्लस 1 बाई R। तो इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, R बाई 2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R बाई 2। इस तरीके से आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर R का R डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। चलो तो ये सब चीजें तो इजी है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर हम लोग अगर हम पावर कंजम्पशन की अगर हम बात करेंगे, पावर कंजम्पशन की बात करेंगे, ठीक है, पैरेलल में अगर पावर कंजम्पशन की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, देखो अगर दो चीज को कंपेयर करना है, तो तीसरा चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो फिर इस तरीके से अगर देखा जाए तो P1 P2 और P3 अगर मान लो तीन रेजिस्टेंस है तो उसके क्रॉस जो पावर कंजम्पशन होगा वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, R2 और R3। मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसके क्रॉस सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा। ये कहता है कब, ये होता है कब, जब रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कंबाइंड होते हैं। तो चलो यहां तक समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर जैसे अगर मान लिया जाए आई अमाउंट ऑफ करंट है, मान लो यहाँ पर आई अमाउंट ऑफ करंट है और ऊपर में रेजिस्टेंस R1 और नीचे में रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है।
यहाँ पर I1 ऊपर में हो गया और I2 इधर हो गया। तो I1 और I2 का वैल्यू अगर तुमको निकालने के लिए कभी बुद्धि आ जाए तो देखो एक फॉर्मूला होता है। अच्छा फॉर्मूला कैसे निकालते हो पहले देखो। सबसे पहले I इज इक्वल टू तुम लिखोगे I1 प्लस I2, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या होगा कि इन दो पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम सेम है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अननोन क्या क्या है, I1 है और I2 है, और इक्वेशन क्या है, दो इक्वेशन दो अननोन। तो इसको जब सॉल्व करके लाओगे तो देखो I1 और I2 का वैल्यू मिलेगा क्या, तो I1 इज इक्वल टू I टाइम्स ऊपर में रहेगा R2 और नीचे में रहेगा R1 प्लस R2, ठीक है। एंड सिमिलर वे में I2 का वैल्यू अगर आप निकाल के देख लेना यहाँ पर, है ना, R1 प्लस R2 और यहाँ पर हो जाएगा क्या I, इस तरीके से रिजल्ट आएगा आपका, करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो इसी तरीके से अगर मान लो I डैश जो है किसी भी सर्किट में रिक्वायर्ड करंट है, ठीक है, और I अमाउंट जो है वो क्या है, मेन करंट है, मेन करंट है। तो फिर एक फॉर्मूला हो जाता है I डैश इज इक्वल टू I टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 कहने का मतलब, ठीक है। अब देखो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो तुम कहाँ कहाँ पर देखते हो सीरीज कॉम्बिनेशन और कहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हो। तो दिवाली के टाइम में जो डेकोरेशन यूज होता है, डेकोरेशन ऑफ लाइटनिंग, ठीक है ना, कब, इन फेस्टिवल, ठीक है ना। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वहां पे क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर जो हाउस होल्ड वाला मतलब आपके जो घर के अंदर जो पावर कनेक्शन दिया हुआ है, हाउस होल्ड एप्लियंसेस जितने भी हैं वो क्या है, पैरेलल में कंबाइंड है। क्यों पैरेलल में कंबाइंड है, तो देखो इसमें क्या होता है कि देखो अगर मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसा है, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसा, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसा है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई भी यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया तो इसमें और इसमें करंट फ्लो करता रहेगा अगर आप वोल्टेज इधर से सप्लाई कर रहे हो। तो ये बेनिफिट है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बट सीरीज में क्या हुआ कि एक बार अगर लिंक ब्रेक हुआ, कहीं भी लिंक ब्रेक हुआ, यहाँ पर लिंक ब्रेक हुआ मतलब पूरा सर्किट ओपन, मतलब पूरा का पूरा एक एप्लियंसेस खत्म तो सारा एप्लियंसेस खत्म, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है ना। तो इसीलिए घर में जो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन रखते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। अब हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का बहुत सारा तरीका यूज करेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या क्या एग्जाम्पल होगा उसको हम लोग अभी समझते हैं। देखो अगर जैसे अगर मान लिया जाए एक रेजिस्टेंस आपका ऐसे है, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक। अब यहाँ से ये ऐसे चला और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों जो है R1, R2 और R3, ये तीनों क्या है, पैरेलल में कंबाइंड है। अब कभी अगर मान लिया जाए सिचुएशन ऐसा हो जाए कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हो गया, ठीक है, और तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हो गया, तो ये भी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे सिचुएशन हो गए, जैसे देखो अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक ऐसे रेजिस्टेंस ले लो, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करो, ठीक है ना, और यहाँ पर भी ऐसे करो। अब एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ से ऐसे लेकर चलेंगे, ऐसे ले जाएंगे, और दूसरा यहाँ पर ऐसे से होगा और फिर इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब सारे जो है ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्टिंग वायर यूज हुआ है, कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो जो वोल्टेज यहाँ पर अगर V1 है और यहाँ पर वोल्टेज V2 है, तो इस पॉइंट पे भी V2 वोल्टेज होगा। यहाँ पर भी अगर V1 है तो यहाँ पर भी V1 होगा, और ऊपर में भी V1, इधर भी V2, यहाँ पर भी V2 और यहाँ पर भी V2, ठीक है। चलो ये सब सर्किट तो बहुत आसानी से दिख भी जाता है, लेकिन कुछ सर्किट ऐसे हैं जो जहां पर हम लोग को कॉम्प्लिकेशन फील होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, एक रेजिस्टेंस तुम्हारा ऐसा हो गया,
दूसरा रेजिस्टेंस ऐसा हो गया और तीसरा रेजिस्टेंस ऐसा हो गया। ठीक है, इसको तीनों को हम लोग मान लेते हैं आर आर और आर। ठीक है, अब अगर एक कनेक्टिंग वायर यहां से चल के ऐसे कनेक्ट हो जाए और एक कनेक्टिंग वायर यहां से चल करके ऐसे कनेक्ट हो जाए, समझ गए, और ये पूरा सर्किट जो है ना इस तरीके से ऐसे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब ये आपसे पूछा जाएगा कि ये पैरेलल में कंबाइंड है या सीरीज में कंबाइंड है। तो देखो, देखने में तो वैसे लगता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन, बट है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट बिकॉज कि ये कनेक्टिंग वायर जो है ना, ये कनेक्टिंग वायर अपना रोल प्ले कर गया। तो देखो ये हम समझते हैं कैसे। देखो, इसके एक पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग V1 मानते हैं, दूसरे को V2 मानते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा। अब अगर ये वायर जो है यहाँ पर कनेक्टिंग वायर है, यहाँ तक पहुंचा, दैट मीन्स इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, V1। ठीक है, अब दूसरा काम करते हैं, इधर से यहाँ तक चल गए, यहाँ का वोल्टेज है V2। ठीक है, अब ये कनेक्ट किया है यहाँ तक, यहाँ का वोल्टेज V2। अब अगर हम देखें इस R की बात करें तो इस R को हम यहाँ पर दिखाते हैं, इसका एक एंड जो है वो V1 से कनेक्टेड है, किससे, V1 से कनेक्टेड है ना, और दूसरा किससे कनेक्टेड है, V2 से कनेक्टेड है, करेक्ट। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इस केस में भी देखो वही सिचुएशन है, इस केस में भी वही सिचुएशन है, क्या है कि एक एंड जो है यहाँ पर V1 से कनेक्टेड है और दूसरा एंड V2 से कनेक्टेड है, और इस केस में भी वही हाल, एक जो है वो V1 से कनेक्टेड और दूसरा V2। तो यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट सर्किट जो होंगे वो इस तरीके के होंगे, और फिर आप यहाँ पर R इक्विवेलेंट का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, समझ गए। तो बहुत ज्यादा चीज जिस पे डिपेंड करेगा वो होगा आपका कि सर्किट को देख करके आप प्रॉपर एनालाइज कर पाते हो या नहीं। अगर एनालाइज कर पाए तो बहुत सिचुएशन, बहुत सारे केसेस में क्या हो जाएगा, सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट दिखते हुए भी आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए आपको इस तरीके का सिचुएशन दे दिया जाए, ठीक है ना, यहाँ पर एक ऐसे वायर है, ठीक है ना, अब यहाँ से एक एक पॉइंट ऐसे चलता है, इधर भी एक रेजिस्टेंस निकाल दो, इधर भी एक रेजिस्टेंस निकाल दो, इधर भी एक रेजिस्टेंस निकाल दो, है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे निकाल दो। अब इन सारे पॉइंट को एक बार आप ऐसे कवर कर लो, ठीक है, ये तो इसमें सारे के सारे रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 और R6, अगर सारे के सारे को अगर देखा जाए तो सारे के रेजिस्टेंस का एक पॉइंट तो यहाँ से है और दूसरा पॉइंट एक कनेक्टिंग वायर से इससे कनेक्टेड है, मतलब सबको यहाँ पर नेगेटिव अगर पोटेंशियल मिल रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव। ये किसका एग्जांपल हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखो, सर्किट में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो सबसे पहला जो तरीका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, वो होता है मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। ठीक है, ये काफी सब लोग इस प्रोसेस को अच्छे से आप लोग समझते होंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए एक एग्जांपल के तौर पे देखें, इसमें मेनली सक्सेसिव रिडक्शन के मतलब क्या हुआ कि आप सर्किट को धीरे 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 क्या करते हैं, हम लोग उसको रिड्यूस करते चले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वी रिड्यूस द सर्किट ग्रेजुअली, ठीक है, और कैसे वो अभी हम लोग को देखते हैं। जैसे अगर मान लो एक रेजिस्टेंस आपका ऐसे, ठीक, दूसरा रेजिस्टेंस अगर ऐसे, ठीक है, और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड है ना, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हुआ। तो ज्यादा लंबा सर्किट नहीं लेते हैं, टाइम कंज्यूम करेगा ये, ठीक है। चलो बस सिंपल इतना ही। अब अगर आपको बोला जाए इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, एंड यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर 2R है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी 2R है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर 2R, करेक्ट। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर आर ही रहने देते। अब देखते हैं यहाँ पर सिचुएशन डील कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर सक्सेसिव रिडक्शन कैसे करते हैं, तो देखो हम लोग को ये दिख रहा है कि ये दोनों जो है ना वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अब इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 2R। तो अब क्या करेंगे, जो इसके नेक्स्ट जो सर्किट होगा वो वहां पर क्या करेंगे, ये 2R इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर लिया, और ऊपर में एक रेजिस्टेंस ऐसे तो कनेक्टेड है ही, एक रेजिस्टेंस ऐसे भी कनेक्ट कर लेंगे, और मतलब बाकी सर्किट एज इट इज रहेगा, बाकी सर्किट में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, बस यहाँ पर ये R और सॉरी ये 2R और ये भी 2R, यहाँ पर R, फिर ये 2R, फिर ये R और फिर यहाँ पर R। ठीक, चलो अब फिर से हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है कि ये दोनों जो है ना सीरीज में कंबाइंड, सॉरी ये दोनों क्या है, पैरेलल में कंबाइंड। तो अब इन दोनों का अगर R इक्विवेलेंट अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 2R/2 दैट इज R। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो सर्किट बनेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको एक मानेंगे ऐसे, और यहाँ पर R, और फिर बाकी सारे सर्किट को इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे, और आपका सर्किट क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये सबसे बेसिक तरीका होता है, ये कोई भी बच्चा आराम से लगा सकता है। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर इन दोनों का आएगा 2R और यहाँ पे है 2R, तो फिर यहाँ से ये जो 2R है इस 2R से कंबाइन करेगा, तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा, फिर से रिजल्ट मिलेगा R, है ना, और वो फिर रेजिस्टेंस R जो है बगल में, यहाँ पर भी तो रेजिस्टेंस R है, और इधर फिर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर भी R है, ठीक है, यहाँ पर नीचे R है। तो इस तरीके से आप फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लोगे, तो वो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और नीचे अगर मान लिया यहाँ पर R या 2R जो भी है, तो इसके बाद तुम आराम से एक एक स्टेप करते 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 सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जाओ, है ना। तो ये तो एक आसान तरीका होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अगर प्रैक्टिस करने के लिए दे देते एक दो क्वेश्चन, इस तरीके का सिचुएशन रहेगा। यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिए, ठीक है, और फिर जाकर के यहाँ पर भी ऐसे कुछ रेजिस्टेंस लगा दिए, और यहाँ पर ए और बी पॉइंट के अब सबका रेजिस्टेंस R R R, और यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना, तो हो जाएगा 2R, फिर यहाँ पर भी 2R ले लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का फिर इक्विवेलेंट निकालना, फिर ये तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस, फिर उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, फिर इसका, ऐसे करते 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके का है, ठीक है। तो इस तरीके के सारे सर्किट को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप लोग ये क्वेश्चन निकाल लेना। अब उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो तरीका ढूंढते हैं, जैसे देखो हम लोग स्टेप 1 पहले अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, स्टेप 1 अप्लाई नहीं हो पाया तो फिर हम लोग स्टेप 2 में चलते हैं, और स्टेप 2 जो होता है ना वो होता है व्हीट स्टोन नेटवर्क ढूंढना, व्हीट स्टोन नेटवर्क ढूंढते हैं। तो जहां पर व्हीट स्टोन नेटवर्क का एक बेनिफिट होता है, ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तब तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर मान लो, देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये एक्चुअल में एक 4 रेजिस्टेंस का कनेक्शन है। देखो इस तरीके का रेजिस्टेंस का कनेक्शन होता है, एक रेजिस्टेंस ऊपर में, दूसरा रेजिस्टेंस इधर, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे, और चौथा रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो है यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो एक और रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और इसको ऐसे कनेक्ट कर लिए, ठीक, यहाँ तक तो व्हीट स्टोन नेटवर्क में एक्चुअल में ये जो होता है ना, ये अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस में लिख देते हैं, देयर आर 4 टर्मिनल्स, देयर आर 4 रेजिस्टेंस, लिख लो ना, रेजिस्टेंसेस सर्किट। देखो मेनली इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लिया जाए आपका रेजिस्टेंस हो गया R1, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया मान लेते हैं R2, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया R3, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया R4, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया R5, ठीक है। अगर इस तरीके का कहीं भी 5 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है, ठीक है, और R1 इंटू R3, R1 इंटू R3,
अगर R2 इंटू R4 के बराबर मिले, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R4, एक सेकेंड, R1 बाई R2, R1 बाई R2, R4 बाई R3, R4 बाई R3, R1 बाई R2 इज इक्वल टू, नहीं गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो, अगर यहाँ पर R1 बाई R2 इज इक्वल टू होगा R3 बाई R4, या तो ये कंडीशन हो जाए, ठीक है, या फिर R1 R4 और R2 R3, या तो ये सबको एक ही है ना, या फिर R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, ठीक है। मतलब सिंपल, इन दोनों का रेशियो अगर इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाए, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता। इन ऑल दिस केसेस, एक्चुअल में ये एक ही केस है, दिस केसेस क्या होता है, नो करंट विल फ्लो अक्रॉस R5। तो जब अगर ये R5 के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो ये सर्किट में रह करके या ना रह करके कोई फर्क तो ला नहीं रहा है, तो इसको क्यों ना हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो सिचुएशन देखो कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 R2, यहाँ पर R1, यहाँ पर R2 और R3 और यहाँ पर R4, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप आराम से R इक्विवेलेंट इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मेन चीज है, ठीक है ना, कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होना होगा तभी जाकर के करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो देखो, अब इसके बेस पे अगर कुछ एग्जांपल कर लेते तो ज्यादा अच्छे से हम लोग को समझ आ जाएगा। चलो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लिया हम लोगों ने, अब इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस ऐसे है ना, और इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा करके एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 10 ओम ले लेते हैं, यहाँ पर 6 ओम ले लेते हैं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लोगे एंड देन अनदर रेजिस्टेंस, इस तरीके का कर लिया। अब यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिए, यहाँ पर 5 ओम और यहाँ पर 3 ओम और यहाँ पर 2 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, तो देखो इस सिचुएशन में सबसे पहला हम लोग को ये देखने का जरूरत है कि इन दोनों का रेशियो क्या इन दोनों के रेशियो के बराबर है, इन दोनों के रेशियो के बराबर है। अगर ऐसा है तो फिर इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देखो इस साइड, लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो 10/5 दैट इज इक्वल टू 2, इस साइड की बात करें तो 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। सो दोनों के केस में, सो इन दिस केस ये जो कंडीशन है, इस सच कंडीशन इज कॉल्ड balanced Wheatstone bridge। सो क्या कहते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क या ब्रिज और नेटवर्क, ठीक है ना। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका सर्किट जो होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि नो करंट विल फ्लो अक्रॉस, नो करंट विल फ्लो थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फिर ये सर्किट जो है ना वो रिड्यूस होकर के कितना हो गया, देखो यहाँ पर 10 ओम, यहाँ पर 6 ओम, करेक्ट, और यहाँ पर 5 ओम और यहाँ पर 3 ओम, ठीक। अब यहाँ पर आप आराम से निकाल सकते हो। अब इन दोनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 ओम, और इन दोनों का कितना हो जाएगा 8 ओम, है ना। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में कंबाइंड, तो 16 into 8 डिवाइडेड बाय 16 + 8 पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो आर इक्विवेलेंट बराबर यहाँ पर आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके का सिचुएशन होता है। अब देखो मेन, अब यहाँ पर हमारा काम हो जाता है ना कि सर्किट को देख करके समझ जाना कि हाँ ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है या नहीं। जैसे देखो
इस तरीके के फॉर्मेट में भी आएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस, एक कनेक्टिंग वायर चलेगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे, और ये यहाँ पर आके गिरेगा, और ये रेजिस्टेंस ऐसे और ये जाकर के ऐसे। तो ये एक दो कंप्लीट सर्किट बना। अब यहाँ पर ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, सबका रेजिस्टेंस यहाँ पर आर 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 और आर, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है, ये भी अगर आपसे यहाँ पे पूछे आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, वो देखो अगर हम ये पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको 1, अब हम लोग हर एक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4, ठीक है। चलो अब एक एक करके देखो, सबको दिखाते हैं। ए पॉइंट यहाँ पर है, ए से यहाँ पर 1 आया, अब 1 से दो रेजिस्टेंस निकला, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो देखो एक रेजिस्टेंस ऊपर निकला और एक रेजिस्टेंस नीचे निकला, ठीक है ना, निकला यहाँ पर। अब जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है कहाँ पे जाके मिला, 3 पॉइंट पे मिला, 3 पॉइंट पे मिला, और यहाँ पर ये क्या है, 2 पॉइंट पे मिला, ठीक ना। तो 1 2 3 हम लोग दिखा दिए, ये डन, ये डन। नाउ अनदर वन, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, 2 और 3 से कनेक्टेड है, तो 2 और 3 से ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिए, करेक्ट। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो यहाँ से 2 से एक रेजिस्टेंस चलेगा और 4 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करो, बी पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट है। अब एक रेजिस्टेंस क्या है, 2 से चल के 4 तक जा रहा है, तो 2 से चल के 4 तक ऐसे, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 3 से चल के 4 तक जा रहा है, तो 3 से चल के 4 तक जा रहा है। तो क्या अब हम लोग को ये रेजिस्टेंस का जो सर्किट है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो आपको देखना पड़ेगा ये चीज, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और फिर जाकर के यहाँ पर ये रिमूव कर लेंगे, ये रिमूव करेंगे। तो जैसे इसको रिमूव करोगे ऊपर में हो जाएगा 2R, नीचे में भी हो जाएगा 2R, दोनों क्या पैरेलल में कंबाइंड। अब जब दोनों पैरेलल में कंबाइंड है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R, ठीक है। इस तरीके का सर्किट रहेगा, है ना। चलो और भी देखते हैं यहाँ पर सिचुएशन, और भी यहाँ पर सिचुएशन अभी हम लोग देखेंगे। देखो अब अगर ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिला है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे है ना, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे, तीसरा रेजिस्टेंस ऊपर से आया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये एक बैटरी है और ये रेजिस्टेंस, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है। इस तरीके का पूरा अरेंजमेंट है, और यहाँ पर एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर इसको मान लो P मान ली, इसको Q मान ली, यहाँ पर R मान ली, यहाँ पर S मान ली, ठीक है। तो देखो ये जो सर्किट है ना, ये देखने में तो लग नहीं रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, लेकिन हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो क्योंकि ये जो बैटरी का ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, उससे ये P और Q अटैच्ड है, ठीक है, और उसके दूसरे वाले पॉइंट से R और S अटैच्ड है। यहाँ पर कोई A B C D कुछ भी डाल दो, यहाँ पर A डाल दो, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट है, अगर इफ P by Q यहाँ पर R by S अगर ये बराबर होता है, then no current will flow through किससे, ए रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, है ना। तो ये सब चीजें तो है ही, साथ साथ और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे देता है, जिसमें आपको देख करके समझना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ पर अभी, है ना, और उसमें देखते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर। देखो अगर ये सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने का सीखते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पर ए पॉइंट जो है यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाले 2 ओम का, करेक्ट, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर यहाँ से ये 2 रेजिस्टेंस को सबसे पहले ऊपर में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 15 ओम हो गया
और उसके बाद यहाँ पर 10 ओम हो गया, ठीक है। तो ये 5 ओम और 10 ओम हो गया ऊपर में, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर एक ये पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से बी से भी चलना है, बी से भी चलना है और बी से भी एक रेजिस्टेंस को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2 ओम के बाद एक पॉइंट चलता है ऐसे और उससे दो कनेक्शन निकल रहा है, एक 40 और 10 का, ठीक है। एक यहाँ से कैसे 40 ओम का और फिर उसके आगे क्या चल रहा है 10 ओम का, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के ऐसे मिल रहे हैं, मतलब देखो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है बराबर बराबर है, ठीक है। दोनों क्या है बराबर बराबर, तो यहाँ से क्या चला ये दोनों चल करके यहाँ पहुंचा और यहाँ से भी दोनों चल करके यहाँ पहुंचा, तो इस तरीके से सर्किट हो गया। अब जा करके यहाँ से देखो एक वायर जो है सीधा चल रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट है, ये तो तुम्हारा 1 पॉइंट लिए और ये अब हो गया क्या तुम्हारा दूसरा पॉइंट। अब इस दूसरा पॉइंट जा कहां से कहां तक रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर जा रहा है। अब दूसरे पॉइंट से एक जो है ना वो कनेक्टेड है यहाँ पर 8 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर एक 8 ओम यहाँ पर दिखा दिए और ये सीधे जाकर के बी से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कवर अप हो गया। अब ये दोनों जो है यहाँ पर 2 और 1 के अक्रॉस ये दोनों रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, तो 2 और 1 तो यही है, तो इसके अक्रॉस और दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये दोनों कैसे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो जाएगा क्या 20 ओम और एक क्या हो जाएगा क्या 30 ओम। समझते हैं बात को फिर से, यहाँ से चले थे 2 ओम, 2 ओम यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद क्या करा, उसके बाद चले यहाँ पर 1 पॉइंट यहाँ पर हुआ और 1 पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड। अब 1 पॉइंट से दो रेजिस्टेंस निकालते हैं, 1 पॉइंट से दो रेजिस्टेंस, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब दोनों यहाँ से चल करके 2 पॉइंट तक पहुंचते, तो 2 पॉइंट यहाँ पर पहुंच गए। फिर यहाँ से ये जो वायर जा रहा है सीधा, तो मतलब एक कनेक्टिंग वायर है, तो जितना वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा, ये दोनों सेम पॉइंट समझ लो। तो अब इस पॉइंट से देखो दो रेजिस्टेंस चला 40 और 10 का, 40 और 10 का, और उसके बाद पहुंच गए हम लोग 2 पे, 40 और 10 को कनेक्ट करते हुए 2 पॉइंट पे पहुंचे। अब फिर ये 2 पॉइंट यहाँ पे गया है ना, यहाँ पर गया। अब ये 2 पॉइंट से देखो कि एक रेजिस्टेंस जो है बी को कनेक्ट कर रहा है और दूसरा इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अब क्या करो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट अलग से निकालो, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 35 ओम। अब इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा तुम्हारा 50 ओम और इन दोनों का हो जाएगा कितना 50 ओम, ठीक है। अब इन तीनों को अब यहाँ पर इसको कंबाइन करके देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस 2 ओम है और 3 रेजिस्टेंस तुम्हारा इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड है और फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 35, यहाँ पे 50 और यहाँ पर 50, ठीक है। और यहाँ पर 8। अब इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं आदमी, है ना। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो और कुछ सर्किट देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ए है, ठीक है, और यहाँ पर 4/5 ओम दिया हुआ, ठीक। और यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर, एक है यहाँ पर 18 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। और इस तरीके से ऊपर में एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर डाला हुआ है ना। और ये पूरा ऐसे वायर और ये यहाँ पर बी है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसे और ऐसे और एक रेजिस्टेंस ऐसे। इस पॉइंट को सी ले लिए, इस पॉइंट को डी ले लिए और इस पॉइंट को हम लोग अर्थिंग कर दिए, ठीक है, ई। और यहाँ पर 6 ओम है, ठीक। और एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ से ऐसे ले लेंगे और दूसरा रेजिस्टेंस जो है यहाँ से ऐसे, एक सेकंड, यहाँ से ऐसा चलता चला जाएगा और उसके बाद ये इस तरीके से आते हुए यहाँ पर दो रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दो रेजिस्टेंस का ये कॉम्बिनेशन है और ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करना।
यहाँ पर सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू हम दे देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा 3 ओम और इधर भी है 3 ओम, यहाँ पर 9 है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में तुमसे कह रहा है कि इफ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बैटरी ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है और ईएमएफ इज इक्वल टू 18 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, तो निकालने के लिए बोल रहा है व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट थ्रू इट। ठीक है, तो करंट कैसे होगा इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो सर्किट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ओपन ब्रांच। ये क्या है आपका ओपन ब्रांच और ये भी क्या है आपका ओपन ब्रांच। तो ओपन ब्रांच में सर्किट में करंट नहीं रहता है, तो इसको रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये करो। ठीक है, अब उसके बाद जब ये काम कर लेंगे तो उसके बाद फिर से ये सर्किट जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा तो उस रिड्यूस फॉर्म के सर्किट को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो क्या है कि इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, वो भी हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं। चलो, जितना कम में हो सके काम उसको लेकर के आगे बढ़ना है। यहाँ पर रेजिस्टेंस एक था ना, कितना रेजिस्टेंस था, चलो 4/5 ओम था। इधर क्या है 6 है, इधर क्या है 3 है, इधर क्या है 18 है। अब यहाँ पे 9 इंटू 3 27/12, 27/12 मतलब 9/4, 9/4 ओम, करेक्ट। और यहाँ पर बी है और यहाँ पर ये क्या है, इस तरीके का सर्किट। अब देखो, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो ये दोनों पॉइंट अगर देखा जाए तो इस पॉइंट के अबाउट ये यहाँ पर देखो, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। तो इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस जो है, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में कंबाइंड है। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस, ये ऊपर वाला भी रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइंड है। एंड इनफैक्ट ये फोर्थ वन भी जो है ना, ये फोर्थ वन भी क्या है, सारे के सारे पैरेलल में कंबाइंड है। और ये अर्थिंग का यहाँ पर नो इंपॉर्टेंस रहेगा। क्यों नो इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहा है। ठीक है, पॉइंट देखो यहाँ पर लिख देते हैं ये चीज, पॉइंट ई इज ग्राउंडेड। ठीक है, पॉइंट ई जो है ये ग्राउंडेड है। अब इससे ग्राउंडेड वाला रिजल्ट, बट नो करंट विल लीक, नो करंट विल लीक, कोई भी करंट लीक नहीं करेगा टू ग्राउंड। ठीक है, एंड नो रिटर्न पाथ, नो रिटर्न पाथ फॉर द करंट, फॉर द करंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि अगर जैसे इस पार्ट में करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि इधर फिर रिटर्न पाथ बन नहीं पाएगा। ठीक है, और अर्थिंग का यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सारे के सारे रेजिस्टेंस यहाँ पर 4/5 ओम तो ऐसे रहेंगे। उसके अलावा के जितने भी रेजिस्टेंस हो गए 18 ओम, 18 ओम हो गए, फिर 16 ओम हो गए, और फिर उसके बाद कितना आया था सॉल्व करके 9/4, 9/4। तो ये 1 2 और एक और यहाँ पे 3 ओम। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे पैरेलली कंबाइंड। ठीक है, तो फिर आप आराम से सॉल्व कर लोगे, है ना। चलो, अब इस तरीके से ग्राउंडेड वाला का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि ग्राउंडेड में दिक्कत होता है बच्चे लोग। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ले लो। फिर अभी चलेंगे और एक और चीज सीखेंगे जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट।
6 ओम, यहाँ पर है 8 ओम, ठीक है, यहाँ पर 9 ओम, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 7 ओम, जो मन है भर लो। 2 ओम, 4 ओम, ठीक है, यहाँ पर 2 ओम। अब आपसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन करंट थ्रू, डिटरमाइन करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जब आ गया तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये पॉइंट का भी, जहां पे अर्थिंग होता है वहां का वोल्टेज क्या होता है, 0। यहाँ पर भी क्या हो गया, वोल्टेज 0। तो इसका मतलब ये कि अगर यहाँ से यहाँ के अंदर में जो वोल्टेज जनरेट हुआ वो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप भी हो जाएगा। पहला चीज तो ये, और दूसरा चीज ये कि ऊपर वाले सर्किट के अगर देखा जाए, ऊपर वाले सर्किट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी वोल्टेज का सप्लाई 0, यहाँ पर भी वोल्टेज का सप्लाई 0। समझ रहे हो? अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन अगर सेपरेट कर लो तो फिर ऊपर वाले पार्ट में करंट फ्लो तो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का भी वोल्टेज 0, यहाँ का भी वोल्टेज 0, एज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पर कह सकते हैं ऊपर वाले पार्ट में कोई करंट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में तुमको सारा काम करना पड़ेगा। बोथ द एंड ऑफ बॉटम ब्रांच इज ग्राउंडेड, बोथ द एंड ऑफ बॉटम ब्रांच इज ग्राउंडेड। यहाँ पर क्या है, ग्राउंडेड है। तो क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडेड है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किस किस में, यहाँ पर एक काम कर लो, इसको बी सी लिखे हो ना, तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, कुछ भी लिख लो, ए बी सी, यहाँ पर डी लिख लो, यहाँ पर ई लिख लो, इस तरीके से कर लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर अगर देखा जाए, सो फ्रॉम ए टू डी इस पाथ के अलोंग, ठीक है, इस पाथ के अलोंग क्या होगा कि पोटेंशियल जनरेट कितना हुआ था, पोटेंशियल जनरेटेड इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो सारा का सारा पोटेंशियल खत्म हो जाना चाहिए। तो पोटेंशियल जनरेट कितना हुआ था बैटरी की वजह से, 12 वोल्ट, और यहाँ पर मान लो करंट आई हो गया तो 6i इतना। अब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। बस इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसका और भी एप्लीकेशन, जैसे अगर मान लो एक तुमको सर्कल बना करके दे दे, यहाँ पर ऐसे सर्कल बना करके दे दे, अब यहाँ पर बीच में ऐसे है, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे, और तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे। इस तरीके से तमाम तरह के बहुत सारा रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे लगा कर दे दे, और आपसे पूछ दे यहाँ पर ऐसे बैटरी सप्लाई कर दे, ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी सप्लाई कर दे, और सब में क्या है, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ठीक है। अब आपसे पूछे कि डिटरमाइन करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो समझना, इसको गौर से समझना, क्योंकि ये सब चीज जो है ना यहीं पर बच्चा आकर के फंस जाता है, ठीक है। देखो अगर अच्छे से देख नहीं समझ नहीं पाओगे तो देखो जो करंट यहाँ पे सप्लाई होगा, अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो क्या है, कंडक्टिंग वायर है, क्या है, एक कंडक्टिंग वायर, और कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। दैट मीन जो भी करंट सप्लाई होगा वो इस वाले में ऐसे फ्लो करके ये रिटर्न हो जाएगा, मतलब अंदर कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हर एक लूप में करंट क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है तो उसको हम लोग ये लिखेंगे, करंट विल फ्लो द path of लिस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, वो लिस्ट रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करता है। समझ गए? तो ये सब बातें हैं जिसको आप लोग को समझ के रखना होगा,
है ना। चलो अब ये सब चीज समझ आ गया अगर, तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना, कि और कौन कौन सा तरीका है जहां पर हम लोग आराम से सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं आराम से। ये सब चीज देखो, एक स्टेप पे सोचे, एक स्टेप क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप भी क्लियर नहीं हुआ, थर्ड स्टेप पे चलोगे। अब यहाँ पर मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट, ठीक है, पोटेंशियल पॉइंट्स, या तो इसको मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कहते हैं या फिर यहाँ पर सिमेट्रिसिटी कहते हैं इसको, ठीक है, कि सिमेट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट लगा करके भी प्रॉब्लम को बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर तुमको बताएंगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी जो है ना, वो सिमेट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है, और फिर जाकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो, सिमेट्रिसिटी की अगर हम बात करेंगे तो दो तरह का सिमेट्रिसिटी होता है। कौन कौन तरह का सिमेट्रिसिटी हो सकता है? तो पहला जो सिमेट्रिसिटी वो है पैरेलल सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री। तो पैरेलल सिमेट्री क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे देखो, अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक सर्किट बनाते हैं, यहाँ पर ए हो गया, ठीक है ना, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो होगा, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो होगा वो कैसे चलेगा, ऊपर की तरफ, ठीक, और दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे चला दो, है ना, तीसरा रेजिस्टेंस जो है यहाँ से ऐसे, ठीक, चौथा रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे, इस तरीके का, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करो। थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि वैसे अगर देखा जाए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर ही। अब यहाँ पर अगर सिचुएशन ऐसा हो, R1 ऊपर हो गया, R1 यहाँ पर भी है, R4 यहाँ पर ले लो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर R2 अगर यहाँ पर है तो R2 यहाँ पर भी हो गया, R3 अगर यहाँ पर है तो R3 यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर R4, यहाँ पर R5, ठीक है। अब ए पॉइंट को हम लोग क्या ले रहे हैं, सोर्स की तरह, और ये पॉइंट क्या है, डेस्टिनेशन की तरह। तो पैरेलल सिमेट्री होने का मतलब क्या होता है? पैरेलल सिमेट्री का होने का मतलब क्या होता है कि एक लाइन है जो सोर्स और डेस्टिनेशन को कनेक्ट करता है, वो है ये लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को देखोगे तो इस लाइन के ऊपर जो कहानी है वही कहानी नीचे है, ठीक है। इस लाइन में अगर तुम देखोगे तो जो कहानी ऊपर है वही कहानी नीचे भी है। चलो, तो इस लाइन के क्रॉस हम देख रहे हैं क्या, कि जैसा ऊपर में है, जिससे ए रेजिस्टेंस R1 है, R1 यहाँ पे, R2 यहाँ पे, R2 यहाँ पर, R3 यहाँ पर, R3, तो इसको कह सकते हैं कि मिरर इमेज है। तो जब मिरर इमेज का सिचुएशन होता है, दैट मीन्स कि देखो यहाँ से जो करंट गया, ठीक है, जितना वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप होगा उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, दैट मीन्स इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वही पॉइंट का, इसी पॉइंट का वोल्टेज होगा। तो अगर इस पॉइंट और ये पॉइंट का वोल्टेज अगर सेम है, दैट मीन्स ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में कंबाइंड है। अब देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम है। अब अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट का वोल्टेज सेम हो गया, इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज अगर सेम होगा, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस भी क्या है, पैरेलल में, और फिर ये दोनों रेजिस्टेंस भी पैरेलल है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये पूरा जो नीचे वाला सर्किट है उसको क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं, और फोल्ड करके क्या कर देते हैं, सारा नीचे वाला रेजिस्टेंस ऊपर में पैरेलल में लगा देते हैं, ऊपर में पैरेलल में लगा देते हैं, सर्किट सीधा हाफ हो गया। और जो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 यहाँ पर R1, दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, R1/2। इस तरीके से करते हैं। तो इसको पहले थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करके देखेंगे। सो इन दिस सर केस यहाँ पे स्टोन ब्रिज भी फॉर्म हो जाएगा ना? व्हीट स्टोन ब्रिज जो है ना, वो कोई और सिमेट्री का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, पैरेलल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, इन दिस केस सर्किट इज सिमेट्रिक अबाउट, circuit is symmetric about line joining source and destination, ठीक है। अब यहाँ पर if line
if line of symmetry is mirror, if line of symmetry is mirror, if line of symmetry is mirror, अगर line of symmetry क्या हो गया, mirror हो गया, then mirror image branches have same current, ठीक है, क्या होगा, सेम करंट होगा, सेम करंट तो होगा ही, एंड मिरर जंक्शन आर एट सेम पोटेंशियल, ठीक है, मिरर जंक्शन जो होगा वो सेम पोटेंशियल में होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इन दिस केस, ठीक है, इस केस में हम लोग करते क्या है, इन दिस केस वी विल फोल्ड द सर्किट, हम लोग सर्किट को ही फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड द सर्किट अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, fold the circuit about line of symmetry, and this symmetry is known as folding symmetry, ठीक है। तो देखो बेसिकली कर रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो ऊपर में जो सर्किट था उसमें क्या हो गया कि पहले जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो था उस पे जो रेजिस्टेंस था R4 और R5 उसको एज इट इज रखो, ठीक है, और उसके अलावा देखो कौन कौन रेजिस्टेंस था, यहाँ पर R1 था और यहाँ पर R2 था, यहाँ पर R1 था, यहाँ पे R2 था और यहाँ पर क्या हो गया था, R3 था, ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस ऐसे था। अब जो फोल्ड करने के बाद क्या हुआ कि जो नीचे वाला सर्किट था वो इसके ऊपर में ऐसे आ जाएगा, ऐसे, यहाँ पर R1 कनेक्ट कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, इस तरीके से R2 कनेक्ट कर दो, सॉरी यहाँ पर R2 नहीं, R3 के साथ R3 और यहाँ पर ऐसे R2, ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन हो गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट निकालने के बाद सर्किट कहीं ना कहीं रिड्यूस तो हो गया ना। अब उसके बाद फिर और जैसे यहाँ पर अब क्या बच गया, 5 रेजिस्टेंस का सर्किट बच गया, तो 5 रेजिस्टेंस का सर्किट बच गया तो फिर उसको भी डील करना तो आता है, हीट स्टोन ब्रिज अगर लग गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज और भी तरीका है, देखो घबराने की बात नहीं, अगर कोई सिमेट्री, कोई हीट स्टोन ब्रिज, कोई मेथड ऑफ रिडक्शन कुछ भी काम ना करे, फिर जाकर के हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगाने के बाद कोई भी सर्किट नहीं बचता है, ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ में कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, वैसे कॉन्सेप्ट सेम है, बहुत सिंपल है, लेकिन क्या होता है कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सब टेक्निक सीख रहे हैं, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है, उसको लगा करके कोई भी सर्किट को, सिंपल से सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो बट हाँ ये सब आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को सॉर्ट करेगा, रिड्यूस करेगा और प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं ऐसे ये सब चीजें, ठीक है, तो इस तरीके से काम करेंगे यहाँ पर, है ना। तो पहले क्या कर लेते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, पैरेलल सिमेट्री और परपेंडिकुलर सिमेट्री, और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है परपेंडिकुलर सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री। अब ये परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होता है, तो देखो अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे निकाले, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे और तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगा और इस तरीके से एक और ज्वाइन कर दिए,
और इस तरीके से एक और ज्वाइन कर। अब यहाँ पर एक और ऐसे रेजिस्टेंस ज्वाइन करेंगे। तो देखो नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे R1, यहाँ पर भी R1, यहाँ पर भी R2 और यहाँ पर भी R2, ठीक है। यहाँ पर R3, तो यहाँ पर भी R3 और यहाँ पर R4, यहाँ पे R5, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन है। इसको फिर से हम लोग क्या ले लेंगे, सोर्स, और इसको क्या ले लेंगे हम लोग, डेस्टिनेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात को समझते हैं। देखो अब यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर सप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक। अब जितना अमाउंट ऑफ करंट इधर सोर्स से एंटर करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट बाहर भी निकलेगा, है ना। तो बाहर जब करंट निकलेगा वो तो करंट आएगा कहां से, यही तीनों सोर्स के थ्रू आएगा, है ना। अब देखो R1 के थ्रू अगर करंट I1 एंटर किया था तो R1 के थ्रू करंट I1 बाहर भी जाएगा, और R2 के थ्रू I2 अमाउंट ऑफ करंट बाहर जाएगा, और R3 के थ्रू I3 अमाउंट ऑफ करंट बाहर जाएगा। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ से जो I1 अमाउंट ऑफ करंट गया वो सीधे I1 इसमें चला गया, I2 अमाउंट ऑफ करंट जो गया वो I2 सीधे I3। ये इस तरीके से कुछ काम हुआ कि R4 के क्रॉस करंट जो है वो 0 हो गया, R5 के क्रॉस जो करंट हो गया वो 0 हो गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर इस लाइन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन जो है इस मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन वाले लाइन के ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट इधर जैसा है उधर ऐसा ही है, मतलब जिस तरीके से ये क्या है आपको लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हो इसको। लाइन ऑफ सिमेट्री इसको क्यों कहेंगे कि इधर वाले पार्ट का मिरर इमेज जो है वो इधर आपको देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। तो अगर इस तरीके से देखने को मिला, ठीक है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो पार्ट इधर है वही पार्ट इधर है। तो जब ऐसा सिचुएशन मिले, मतलब सिमेट्री का सिचुएशन मिलता है ना, तो वैसे सिचुएशन में इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करने वाले जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे, उसको क्या कर लेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे। तब जाकर के ये सर्किट जो हो जाता है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है ना। तो जब सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा तो देखो ये सर्किट सिंप्लीफाई होकर कैसा बनेगा, यहाँ पर इस तरीके का एक रेजिस्टेंस ऊपर गया R1 और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस R1, करेक्ट। यहाँ पर रेजिस्टेंस एक ऐसा है तो दूसरा भी इस तरह से, और एक रेजिस्टेंस इधर ऐसे, ठीक है ना, और फिर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर R1 हो गया, यहाँ पर R1, यहाँ पे R2 और इधर R2, इधर R3 और इधर R3, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन हो गया। अब ये तो काफी सिंपल हो गया सर्किट, क्योंकि यहाँ पर तीनों के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखा रहे हैं, तो ये बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट को हम लोग लिखते हैं पहले। यहाँ पर अगर सबसे पहला थ्योरेटिकल लाइन अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं ऐसे कि सर्किट इज सिमेट्रिक about a line perpendicular to line joining source and destination। ये तो पहला चीज सेंटेंस होगा ये चीज, ठीक। दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, मिरर इमेज ब्रांचेस। फिर से यहाँ पर ये चीज देखना पड़ेगा कि मिरर इमेज के जो ब्रांचेज होंगे, mirror image branches have same current, ठीक। मिरर इमेज ब्रांच के पास सेम करंट होगा, ठीक है। एंड all points ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा वो क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा कि नहीं होगा, तभी तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है। have same potential, so all points on line of symmetry can be, sorry,
ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या फिर ऑल एप्लियंसेज कह सकते हो यहाँ पर, ऑल पॉइंट्स के जगह पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑल रेजिस्टेंस ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, आराम से आप उसको रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कहानी बन जाता है, ठीक है। और इक्विवेलेंट सर्किट, अब देखो थोड़ा सा एक और सिचुएशन है, थोड़ा सा छोटा सा सिचुएशन और है, जैसे अगर ये थर्ड चीज देख लो, थर्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत बेसिक है, समझना दो अच्छे से। जैसे अगर मान लो एक रेजिस्टेंस सर्किट यहाँ पर है, मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे चला, है ना, और दूसरा रेजिस्टेंस कैसे चलेगा, ऐसे, और यहाँ पर ये मर्ज कर लो, और एक रेजिस्टेंस क्या हो गया, ऐसे चल रहा, ठीक है, और फिर तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे चलेगा, और यहाँ पर ये चौथा रेजिस्टेंस ऐसे, इस तरीके से निकल रहा है, और यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस जो है ऐसे चलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे चला, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे चला, ओके। चलो अब यहाँ पर देखो सबका रेजिस्टेंस अगर आर 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 ही ले लेते हैं, ठीक है ना, सर्किट को सिंप्लीफाइड ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके का सिचुएशन होगा तो देखो यहाँ पर अगर आई अमाउंट ऑफ करंट तुम सप्लाई अगर करोगे तो इधर क्या जाएगा आपका आई बाई थ्री, इधर भी क्या जाएगा आई बाई थ्री अमाउंट ऑफ करंट, इधर भी क्या जाएगा आपका आई बाई थ्री अमाउंट ऑफ करंट। अब इधर भी एंटर कर रहा होगा क्या आई बाई थ्री, इधर भी क्या हो रहा होगा आई बाई थ्री, और इधर से भी आ रहा होगा आई बाई थ्री। अब देखो, अब यहाँ पर अगर जब करंट आई बाई थ्री आएगा तो यहाँ पर भी दो पार्ट में बांटेगा, क्योंकि दो रेजिस्टेंस इक्वल इक्वल है, तो इधर हो जाएगा आई बाई सिक्स, इधर भी हो जाएगा आई बाई सिक्स, ठीक है। सेम सिचुएशन जो होगा वो इधर भी हैपन होगा, आई बाई सिक्स आई बाई सिक्स। अब देखो यहाँ पर आई बाई थ्री करंट होना चाहिए, तो इधर से आ गया कितना आई बाई सिक्स, तो इधर से भी आना चाहिए कितना आई बाई सिक्स, और सेम सिचुएशन इधर में भी आई बाई सिक्स होगा। तो अब तुम देखो, तुम इस पॉइंट को कंसीडर करो, थोड़ा सा देखो कि इधर करंट जा रहा था आई बाई थ्री और इधर चला गया आई बाई थ्री, इधर से करंट आया आई बाई सिक्स और इधर चला गया आई बाई सिक्स, इधर से आया आई बाई सिक्स इधर भी चला आया आई बाई सिक्स। इसका मतलब यहाँ पर वैसे ज्वाइंट तो है, ज्वाइंट तो है, लेकिन ये ज्वाइंट ज्वाइंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ज्वाइंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, एज इफ कि ये सर्किट जो है ऐसे है और ये सर्किट क्या है ऐसे, मतलब ही नहीं है यहाँ पर कनेक्शन का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ पर कनेक्शन का मतलब ही नहीं है, ये अपना एक ऊपर सर्किट बना दे रहा है, ये अपना सर्किट ऊपर बना रहा है और ये सीधे आगे बढ़ जा रहा है ना। तो ये, अब देखो अगर तुम यहाँ पर इस तरीके से अगर काम कर लोगे, मतलब यहाँ पर ये जो ज्वाइंट था उसके वजह से बहुत टेंशन हो रहा था कि कौन सीरीज में होगा कौन पैरेलल में कंबाइंड होगा, लेकिन जैसे ये यहाँ पर कनेक्शन तुम ब्रेक किए, ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन अब ये है कि ये कॉन्सेप्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब इफ टू मिरर इमेज, इफ टू मिरर इमेजेस branches meet meet at a junction, किसी जंक्शन पे अगर मिलता हो, then junction junction behaves as a disjoint junction, ठीक है। जंक्शन जो है वो डिसजॉइंट जंक्शन की तरह बिहेव करेगा। ये तब होता है जब, देखो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ऊपर में जो इमेज, मतलब जैसा सर्किट ऊपर में वैसा ही सर्किट नीचे में है ना, तभी जाकर के आप यहाँ पर ये पॉइंट जो है डिसजॉइंट पॉइंट की तरह बिहेव करने लगा, और फिर जाकर के सर्किट आपका एकदम सिंपल हो गया, है ना, ठीक है। चलो अब ये सब सारा कॉन्सेप्ट हम लोग अब सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो अगर आपको एकदम अभी सेम वाला क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन अगर तुमको दे दिया जाए यहाँ पर, और आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला जाए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर आर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे,
यहाँ पर इस तरीके का सर्किट अगर बनेगा, ठीक है, इस तरीके का सर्किट और सारे का रेजिस्टेंस क्या है, आर 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 दिया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कैसे आप निकालोगे? तो देखो, हम लोग एक चीज तो समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पर जो भी करंट यहाँ पे तुम सप्लाई करोगे, ठीक है, ये दो पार्ट में बटेगा और सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, उसको हम लोग क्यों ना हम डिसजॉइंट कर देते हैं ऐसे, है ना। ये डिसजॉइंट कर दिए, उसके बाद जो सर्किट रिड्यूस होगा वो काफी हद तक हमारा काम जो है आसान कर देगा। एक रेजिस्टेंस ऐसे, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे चलेगा और फिर ये रेजिस्टेंस ऊपर में अलग, ठीक है, और फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे चल के यहाँ पर पहुंचा, और फिर सेम तरीके का सिचुएशन नीचे में भी देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे, और फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे। अब क्या करो कि सबका इक्विवेलेंट आप अब तो आप आराम से निकाल सकते हो। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों आर आर है तो ये 2R हो जाएगा, फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, फिर इन 2R का इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, इन दोनों को मर्जअप करेंगे तो वो भी हो जाएगा कितना, इन दोनों को अगर देखेंगे तो वो भी हो जाएगा R। तो देखा जाए ऊपर के सर्किट में तो तीन रेजिस्टेंस जो होंगे R R और R के रहेंगे, R R और R, और नीचे में भी तीन रेजिस्टेंस ऐसे R R और R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, तो ऊपर में भी बनेगा कितना, 3R, और नीचे में भी क्या बनेगा, 3R। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 3R/2। इस तरीके से सर्किट कितना रिड्यूस हो जाता है, समझ गए। अब देखो, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो अब इसके अलावा जो है स्टार डेल्टा भी होता है, तो स्टार डेल्टा वो भी नहीं बताएंगे, ठीक है, वो ट्रिक है बेसिकली, ठीक है। तो ट्रिक अभी नहीं सीखते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जिसको आप ऐसे कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम सब जनरल तरीके जगह पे लगा सकते, ठीक है। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, हर तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक, एक और इस सेम तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पर, ठीक है। चलो अब हम लोग सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर है, तीसरा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर है, और चौथा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर है, ठीक है। मतलब जितने भी आर्म्स हैं इसके सारे के अक्रॉस क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक। अब इतना ही नहीं, जब तीनों आर्म पे हो गया तो उसके बाद एक रेजिस्टेंस जो होगा इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा होगा, दूसरा रेजिस्टेंस जो होगा उसको ऐसे कनेक्ट कर रहा होगा, तीसरा रेजिस्टेंस जो होगा ऐसे कनेक्ट होगा। अब आपको निकालना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, अब यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालना है। कौन कौन से पॉइंट, ए, और चलो सबको नंबरिंग कर लेते, थोड़ा नेमिंग कर लेते, ए बी सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, और यहाँ पर एफ। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन किससे, ए एंड डी, ठीक है। ए एंड डी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं एकदम। देखो क्या करेंगे कि जहां पर निकालना हो, ये दो पॉइंट है ना, उन दोनों पॉइंट को यहाँ पर ऐसे और दूसरे पॉइंट को यहाँ पर ऐसे, ए और डी को एज इट इज रखें। चलो उसके बाद देखो ए और डी से जाता हुआ ए रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा है, ठीक। तो डायरेक्ट जब कनेक्शन बना रहा है तो उसको हम लोग इस तरीके से लेकर के ऐसे मिला देते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। अब सबका आर ही हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक। चलो अब देखो यहां से जो एक रेजिस्टेंस चलता है, ठीक है, और वो जाता है डी पे, है ना। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी सबका रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पर आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, आर है। अब देखो बी पॉइंट पे चलता है,
अब यहाँ से एक और मतलब इस तरीके से चलेगा, मतलब अगर करंट इस दोनों में जाएगा तो इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, दोनों के अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दोनों के अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका मतलब क्या, ये जो बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, बी एंड सी जो होगा वो सेम पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल पे अगर बी एंड सी हो गया, दैट मींस ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में कंबाइंड हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको अभी 2 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, अभी 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, और 1 2 को अभी हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यहाँ तक तो चले गए। अब ये पॉइंट जो मिला वो क्या है, बी और सी, जो कि सेम पोटेंशियल पे, ठीक। चलो अब हम लोग देखो बी और सी तक पहुंच गए। अब देखो अगर बी और सी जो है दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं हुआ, तो इसको कैन बी इलिमिनेटेड, ठीक है। इसको इलिमिनेटेड कैन भी नहीं, इसको इलिमिनेट कर देना है, ठीक है, इसको इलिमिनेट कर देना। तो जब ये इलिमिनेट हो गया, अब देखो जो भी करंट जा रहा होगा इधर, वो सीधे सीधे इधर जाएगा, जो भी करंट इधर से आ रहा था सीधे सीधे इधर जाएगा। तो फिर इन दोनों के, इसके और इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है ना। तो दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ई और एफ जो है वो भी सेम पोटेंशियल पे होगा, ई एंड एफ एट सेम पोटेंशियल, ठीक है, दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा। तो ई और एफ जो है दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस 1 2 3 तो हो गया, 4 को हटा दिया गया, ये है आपका 5 और ये है आपका 6। तो 5 और 6 जो है ना वो क्या है, 5 और 6 जो है वो दोनों पैरेलल में कंबाइन हो गए। अब जब 5 और 6 पैरेलल में कंबाइन हो गए, तो फिर यहाँ पर E और F जो है वो क्या है, वो पैरेलल में है, मतलब क्या है, सेम वोल्टेज पे, तो दोनों को एक ही पॉइंट मान लिया। तो जब ये दोनों सेम वोल्टेज पे, तो फिर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको भी हटा दो। जब ये हट गया उसके बाद बचा क्या, केवल ये दोनों, है ना। तो ये 5 6 तो गए यहाँ पे, और 7th जो है वो गायब हो गए। सेम सेम कंडीशन इधर भी अप्लाई कर लो, ठीक है, सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लो। अब जा करके बचा कौन, ये 8th नंबर और ये 9th नंबर। तो 8 और 9 जो है दोनों क्या है, पैरेलल में कंबाइंड है। तो 8th ऊपर में और 9th, सबका रेजिस्टेंस R है। अब इन दोनों का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/2। इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2। इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, R/2। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3R/2। और ऊपर में कितना है, R है, तो 3R/2। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3R/2 इंटू R डिवाइडेड बाई 3R/2 प्लस R। तो यहाँ से आप आराम से R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। देखो इसमें भी अगर मान लिया जाए रेजिस्टेंस सबके क्रॉस R R R एंड R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, सब जगह रेजिस्टेंस R R है, ठीक है। तो अगर सब जगह रेजिस्टेंस R हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में डील कैसे करोगे, तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारे पॉइंट को नंबरिंग कर दो। तो यहाँ से A, फिर इसको B C D, फिर जाकर के यहाँ पर E F G H, ABCDEFGH कर दिया, है ना। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर A जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पर एंड हो रहा है उसको, सॉरी B नहीं, E पे एंड कर रहा है। चलो अब A से स्टार्ट करते हो E तक जाने वाला एक रेजिस्टेंस उसको सबसे ऊपर दिखा दे अकेले में, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर करके इसलिए दिखा रहे हैं, बाकी सारा रेजिस्टेंस को भी तो दिखाना है, इसलिए जस्ट दिखा रहे हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट B और D क्या है, सेम पोटेंशियल पे। B और D क्या है, सेम पोटेंशियल पे, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग इस तरीके से दिखा दें।
एक यहाँ पे दिखा दिए, दूसरा यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया, यहाँ पर आपका सेकंड हो गया, इसको हम लोग क्या थर्ड मान ले, थर्ड यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक। और ए बी और डी पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल पे हो गया। नाउ अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो डी पॉइंट है, यहाँ से दो रेजिस्टेंस है, यहाँ से दो रेजिस्टेंस चला है, एक ऐसे और दूसरा इधर, यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस ऐसे दूसरा ऐसे, है ना। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं ये सी वाला। तो देखो जैसे सी की बात करेंगे तो देखो अब यहाँ पर बी और डी क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है, और दोनों रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों जाकर के क्या मिल रहा है, सी पॉइंट को मिल रहा है। दैट मीन्स ये और ये दोनों पैरेलल में है। तो ये दोनों जब पैरेलल में है तो सबसे पहले क्या करो ना, बिना कुछ सोचे समझे उसको ऐसे कनेक्ट करो, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया, सी पॉइंट आ गया। तो अब यहाँ पर एक दो तीन, तीन कवर हो गया, ये अब फोर्थ कवर हो गया, और यहाँ पर ये फिफ्थ कवर हो गया। तो फोर फिफ्थ कवर हो गया, है ना। यहाँ पर हम लोग फोर और यहाँ पर फिफ्थ, टोटल कितना रेजिस्टेंस है, तो चार बाहर में चार अंदर, आठ, और चार बीच बीच में कनेक्ट है, तो टोटल 12 है। अभी कवर कितना हुआ है, दो दो चार, 5 कवर हुआ, अभी बहुत सारा बाकी, ठीक। तो चलो अब हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ से सीधा एक कनेक्शन जा रहा है जी तक, सी से सीधा एक कनेक्शन जा रहा है जी तक। तो क्यों ना हम उसको सीधा एक कनेक्शन को हम लोग ऐसे दिखा दे जी तक, और इसको हम लोग मान लेते हैं सिक्स्थ। तो यहाँ पर ये सिक्स्थ हो गया। नाउ अब यहाँ से जी पॉइंट से दो रेजिस्टेंस निकलेगा, कौन कौन, ये और ये। अब दोनों क्या है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, कनेक्टेड है। सेम जैसे यहाँ से जो करंट आ रहा होगा एकदम सिमेट्री वाला सिचुएशन है, तो इसलिए इन दोनों के क्रॉस करंट सेम होगा। और एफ और एच जो होगा, एफ एंड एच सेम पोटेंशियल, ठीक है। सिमिलर वे में जैसे बी और डी जो था वो भी सेम पोटेंशियल पे था। तो फिर क्या करना है हम लोग को, कुछ खास नहीं करना है यहाँ पर, इसको हम लोग को सेवेंथ मान लेना है, इसको हम लोग को एट्थ मान लेना है, और H और F के बीच में जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर एक ऐसे और दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे, ये दोनों कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर ये ऊपर में क्या हो जाएगा, सेवेंथ नंबर, और यहाँ पर एट्थ नंबर, ठीक। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, एफ भी है और एच भी है, करेक्ट। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एफ और एच की बात करेंगे, तो देखो एफ और एच को रिप्रेजेंट करने वाला ये पॉइंट है, एफ और एच को रिप्रेजेंट करने वाला ये पॉइंट है। अब एफ और एच पे एक ऊपर से बी से भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है और एक इधर से भी रेजिस्टेंस आ रहा है ना। तो क्यों ना इन दोनों को भी हम कनेक्ट कर ले। अच्छा देखो बी और डी सेम पोटेंशियल और एफ और एच सेम पोटेंशियल, तो क्यों ना इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करने में दोनों रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तुम्हारा ऐसे, ठीक है, और उसी में एक और रेजिस्टेंस जो है ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगा दिया। समझ आ रहा है सब लोग को। तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 8 तो हो गया, अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 9, और इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, 10। तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10, ये मान लिया और पहुंच गए हम लोग यहाँ तक। अब उसके बाद दो ही तो रेजिस्टेंस बचा, कौन सा, 10th और 11th, तो दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ पर क्या कर लो, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये दोनों इस तरीके से कनेक्ट कर लो, और ये आपका फाइनल 11th एंड 12th, 11th सॉरी, हाँ 10th 11th 12th सब आई थिंक कवर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ तक सब लोग को समझ आया ये। चलो अब अगर सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें बोल रहा है कि ए पॉइंट से करंट एंटर कराओगे और एफ पॉइंट से करंट अगर आप बाहर निकालोगे, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को डील कैसे करना है ना। तो देखो अब इसको वैसे देखा जाए तो कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना, कम से कम इसको 2-3 तरीके से तो सॉल्व कर ही सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो अब हम लोग जो तरीका सीखे हैं ना उस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। वो सीरीज अभी ए
तो देखो ए पॉइंट यहाँ पे रख लो, ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पर रख लो और एफ पॉइंट कहाँ पर रख लो, एफ पॉइंट यहाँ पर रख लो। अब एक एक करके चलना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको। देखो जितना अमाउंट ऑफ करंट इधर जाएगा, जैसे अगर मान लो आई अमाउंट ऑफ करंट, तो इधर अगर सब रेजिस्टेंस आर आर है, सब रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर आर आर है, ठीक है, तो इधर आई बाई 3 अमाउंट ऑफ करंट, इधर भी आई बाई 3 अमाउंट ऑफ करंट और इधर भी आई बाई 3 अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, तो आई बाई 3 सब जगह आई बाई 3 अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है ना। तो इसका मतलब कि इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट कौन कौन, B, C, D, ये तीनों पॉइंट क्या है, आर एट से। इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, अगर तुम लोग कोई और तरीका सीखे हो तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम अभी क्या कर रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसको इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, एक रेजिस्टेंस ऐसे दिखा दिया, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे दिखा दिया, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे दिखा दिया, तीनों क्या है, पैरेलल में कंबाइन हो गए, तो आर आर एंड आर, ठीक। अब यहाँ पर एक पॉइंट कौन सा होगा, B, C, D। चलो तो तीन यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं कौन कौन से पॉइंट पे, B पे, C पे और D पे, ठीक है ना। अब उसी तरीके से थोड़ा सा हम इधर से भी चलना स्टार्ट करते हैं, तो इधर भी आई बाई 3 अमाउंट ऑफ करंट आएगा, इधर से भी आई बाई 3 अमाउंट ऑफ करंट आएगा और इधर से भी आई बाई 3 अमाउंट ऑफ, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ करंट इधर से एंटर किया उतना ही करंट अमाउंट ऑफ करंट इधर से भी वापस आएगा। तो फिर इसका मतलब ये कि E, H और G, E, G और H ये भी क्या है, सेम पोटेंशियल पे, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है F वाले पॉइंट से, ये F वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, तीन रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे दिखा लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, है ना, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, और ये पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, कौन सा, E, G और H। अब देखो बाकी के रेजिस्टेंस जो जो हो गया कवर उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, जो हो गया कवर उसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अब देखो समझते हैं थोड़ा सा, ये वाला रेजिस्टेंस किसके किससे कनेक्टेड है, C और E से। तो देखो यहाँ पर C है और यहाँ पर E है, तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिठा दो, ठीक है, ये डन। अब अगर इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये D और E से कनेक्टेड, तो देखो यहाँ पर D पॉइंट है, यहाँ पर E पॉइंट है, तो एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दो ऐसे, ठीक है, तो ये भी कवर। अब उसके बाद कौन कौन बचा, हाँ अब एक देखो ये वाला रेजिस्टेंस, तो D और G, यहाँ पर D है और यहाँ पर G है, तो एक और रेजिस्टेंस ऊपर में लगा दो, ये भी पैरेलल कंबाइन हो गया। इस तरीके से सारा कंबाइन करते। अब देखो दूसरा ये रेजिस्टेंस B और G, देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर G पॉइंट है, तो एक और रेजिस्टेंस तुम ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो अब बचा कौन, ये वाला पॉइंट बचा, तो ये कौन है, B और H के बीच में, देखो यहाँ पर B तुमको पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पर H पॉइंट मिल रहा है, एक और रेजिस्टेंस तुम ऐसे लगा दो, ठीक है, तो इस तरीके से ये भी कवर हो गया। तो इधर का तो सब कवर हो गया, हाँ एक बच गया ये कहाँ कहाँ, H से C के बीच में, H देखो यहाँ पे है, यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो बहुत अच्छी बात है, तो एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दो, बस सारा रेजिस्टेंस लग गया। अब इसका क्या हो जाएगा, R/3, इधर क्या हो जाएगा, R/3, और ये बच गया क्या, 6 रेजिस्टेंस, तो उसका हो जाएगा R/6। अब तीनों को ऐड कर दो, R इक्विवेलेंट आ जाएगा आराम से 5R/6, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको कर लोगे। अब A और A के बीच में और A और B के बीच में आप लोग सॉल्व करना, और अगर नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके सिखाएंगे कि देखो ऐसे बनता है सारा कुछ, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यही करेंगे।